वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। बात करें प्रीवियस लेक्चर की, उसमें हम पढ़ रहे थे प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें हमने आइडियल टाइप देख लिए हैं किसके, बहुत सारे रिलीजन्स के। उसको कंपेयर कराया किससे, प्रोटेस्टेंटिज्म से, और देखा वो कैसे कैपिटलिज्म में जो वैल्यूज हैं उनसे या तो कन्वर्ज कर रहे हैं या डाइवर्ज कर रहे हैं, ये सब देखा। मीन्स हमने कंपेयर किया आइडियल टाइप्स को। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन टू द राइटिंग्स ऑफ मैक्स वेबर। हम जानेंगे मैक्स वेबर जिस रिलीजन के बारे में कह रहे हैं या ये कैपिटलिस्ट वैल्यू रखता है या नहीं रखता है, उसके कुछ एनालिसिस देखेंगे। लेटर स्कॉलर्स मींस आफ्टर 1920s और आफ्टर वेबर प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट काउंटर पॉइंट्स एंड एक्सपेंडेड ऑन वेबर्स थीसिस। तो इन्होंने कुछ काउंटर पॉइंट दिए और वेबर की जो थीसिस थी उसको एक्सपेंड किया। सबसे पहले आते हैं एलन बेला। ये जापानी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। ये कह रहे हैं जापान में बुद्धिज्म दिख जाएगा लेकिन आपको कैपिटलिज्म भी दिखेगा। मींस जो वेबर है वो कैपिटलिज्म एंड बुद्धिज्म में नो लिंकेज बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। एलन बेला क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कैपिटलिज्म फ्लरिश्ड इन जापान ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी इवन दो द डोमिनेंट रिलीजन वाज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के होते होते कैपिटलिज्म, ये कैसे बोले हैं? और वहां पर क्या नहीं है, प्रोटेस्टेंटिज्म तो दिखता भी नहीं है। दिस सजेस्ट दैट a specific religious ethic is not a prerequisite for capitalist development। ये करें कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, प्रीरिक्विसाइट नहीं है, या इसके बिना हो नहीं सकता है कि अगर एथिक नहीं होगा प्रोटेस्टेंट एथिक तो कैपिटलिज्म नहीं दिखेगा। ये इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या है वहां पर जिससे कैपिटलिज्म दिख जाता है? ये कह रहे हैं फैमिली सेंट्रिक एंटरप्रेन्योरशिप मींस अनलाइक द वेस्टर्न मॉडल often associated with individual entrepreneur, Japanese enterprises largely originated as small family। अब देखिए उनके यहाँ जो भी इंटरप्राइजेस हैं वो स्मॉल फैमिली से ओरिजिनेट करते हैं। वर्क डिस्कशंस फ्रिक्वेंटली अकर्ड इन फैमिलियल सेटिंग। वहां पर होता क्या है, आप जापानीज सोसाइटी को स्टडी करेंगे तो उनकी जो डाइनिंग टेबल है वहां पर, हम लोग जैसे इंडिया में डाइनिंग टेबल पर क्या डिस्कशन करते हैं, या तो फैमिली में हुए झगड़ों को या पॉलिटिक्स को। लेकिन वहां पर क्या है, जब वो डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मींस वो फैमिली में भी है, उनकी फैमिली बिजनेस है, उसको स्टडी या उसको डिस्कस करते हैं इन डे टू डे एक्टिविटीज में। रेशनल वैल्यूज एंड मिमिक्री। व्हाइल बुद्धिज्म वाज प्रोमिनेंट, जापान में बुद्धिज्म था, जापानीज फैमिलीज एडॉप्टेड रेशनल वैल्यूज। लेकिन बुद्धिज्म को होते होते उन्होंने रेशनल वैल्यूज अडॉप्ट की दैट कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक सक्सेस। तो रेशनल वैल्यूज तो थी इवन दो बुद्धिज्म था। मींस लीगल रेशनल कैपिटलिज्म यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। कहां पर? जापानीज सोसाइटी में। दैट कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक सक्सेस। तो ये जो रेशनैलिटी थी उसकी वजह से उन्हें इकोनॉमिक सक्सेस मिली। द सक्सेस ऑफ वन फैमिली ऑफन इंस्पायर्ड अदर्स टू फॉलो सूट, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कल्चरल एडॉप्शन ऑफ प्रैग्मेटिक इकोनॉमिक बिहेवियर। वही बात है, एक दूसरे की नकल करके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। कौन? जापानीज फैमिली, पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट जापानीज फैमिली। Weak religious binding force. The influence of religion on economic behavior in Japan was found to be। तो वहां पर रिलीजन का इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बिहेवियर पर नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ पर हो सकता है लेकिन इकोनॉमिक लाइफ पर रिलीजन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता। दिस लेड टू अ रिवर्स आर्ग्यूमेंट। तो जैसा वेबर कह रहे हैं उससे कुछ उल्टा दिख रहा है। क्यों? इसी वजह से। इट वाज द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। यहाँ पर क्या है, राइज ऑफ कैपिटलिज्म दिख रहा है, बुद्धिज्म के साथ राइज ऑफ कैपिटलिज्म दिख रहा है। इटसेल्फ दैट गिव राइज टू प्रोटेस्टेंट एथिक्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म की वजह से प्रोटेस्टेंट एथिक दिख रही है। मींस उल्टा है, यहाँ पर कैपिटलिज्म पहले आया और प्रोटेस्टेंट एथिक बाद में आई। मींस फैमिली सेटिंग की वजह से क्या हुआ, कैपिटलिज्म जनरेट हुआ, उससे प्रोटेस्टेंट एथिक हुई। प्रोटेस्टेंट एथिक का मीनिंग क्या है? वर्क इज वर्शिप, टाइम इज मनी, ऐसी कुछ बातें हैं। डिवाइन कॉलिंग को इन्होंने वर्क से एसोसिएट किया। लेकिन वो क्यों किया? ये वैल्यूज कब आई? जब कैपिटलिज्म आ चुका था। कहां पर? जापान में। रादर देन द अदर वे अराउंड। नो वर्क हायरार्की। वहां पर क्या है, इन जापान देयर वाज नो सोसाइटल डिस्टिंक्शन ऑफ हाई और लो वर्क, फोस्टरिंग अ कल्चर वेयर ऑल लेबर कुड बी परस्यूड विद डेडिकेशन एंड सीन एज कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक वेलबीइंग। वहां पर कोई ऊंच नीच नहीं है, सब लोग हर एक काम को कर लेते हैं। तो वहां पर कोई काम की हायरार्की नहीं है, जैसा कि गांधी जी चाहते थे वैसा वहां पर देखने को मिल जाता है। नेशनल कैरेक्टर ऑफ जापान। टू वर्क हार्ड। तो प्रोटेस्टेंट वैल्यूज कौन सी हैं? ये हैं टू वर्क हार्ड, थिंक रेशनली, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू वर्क। लेकिन ये जो भी प्रोटेस्टेंट एथिक हैं वो जापान में डेवलप हुई क्यों? आफ्टर कैपिटलिज्म। तो ये इसको इफेक्ट बता रहे हैं और इसको कॉज बता रहे हैं। जबकि वेबर
इसको इफेक्ट बता रहे हैं और इसको कॉज बता रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस है एल्बेला और वेबर में। नेशनल कैरेक्टर, प्रोडक्शन क्वालिटी, पॉलिटिकल कल्चर दैट इज सपोर्ट ऑफ एम्परर, हिस्टोरिकल फैक्टर्स कैन आल्सो बी रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इन जापान। बेंडिक्स एंड लिपसेट क्या कह रहे हैं? क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट गिव राइज टू ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इन जापान। तो ये कुछ बात करें क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट, तो ये किसको कह रहे हैं कि जर्मनी में कैपिटलिज्म क्यों आया? क्रॉस कल्चरल कैपिटलिज्म या कॉन्टैक्ट की वजह से, ना कि अकेले प्रोटेस्टेंट एथिक की वजह से। ये कह रहे हैं ये सब बातें मत करिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उनसे एक दूसरे ने सीखा। देखते हैं क्या है। जर्मनी की बात करें, वहां पर टेक्नोलॉजी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। आइडियोलॉजी कहाँ से ली गई? फ्रांस से। वर्क कल्चर कहाँ से आया? यूएसए वाला। तो जर्मनी में आपको फ्रांस भी दिख जाएगा, यूएसए भी दिख जाएगा और ब्रिटेन भी दिख जाएगा। मींस क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट है, तो एक दूसरे से सीखा और इसी दौरान कैपिटलिज्म वहां पर जनरेट हो गया, ना कि कुछ प्रोटेस्टेंट एथिक जैसा। ये कौन कह रहा है? बेंडिक्स एंड लिपसेट। अलेक्जेंडर ग्रामियन क्रोम, Russia's economic growth was a primarily a result of political programs and initiatives। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है रशिया में, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम की वजह से है, ना कि प्रोटेस्टेंट एथिक की वजह से। अंडरटेकन बाय द स्टेट, तो स्टेट का एक इंपॉर्टेंस है वहां पर, रादर देन स्टेमिंग फ्रॉम रिलीजियस वैल्यूज, ना कि कोई रिलीजियस वैल्यूज है वहां पर, ना कि कुछ प्रोटेस्टेंट एथिक है, वर्क इज वर्शिप, ऐसा कुछ वहां पर लोग नहीं समझते हैं। वहां पर बस स्टेट है, वो लोगों की मदद करता है। दिस एम्फसाइजेस द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंटल फैक्टर्स ओवर रिलीजियस वंस। तो ये क्या करें? रिलीजन के ऊपर क्या है? रिलीजन काम नहीं आता, गवर्नमेंट काम आती है, स्कीम्स काम आती हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स काम आते हैं। ये प्रोटेस्टेंट एथिक जैसा ये सब यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। इसके लिए कैपिटलिज्म को फ्लरिश कराने के लिए। गुनार मृदाल की हमने बात की थी, एशियन ड्रामा इनकी बुक है, फिर से इसको देखते हैं। इन हिज बुक एशियन ड्रामा ही ऑफर्स इनसाइट्स इनटू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये किस पर फोकस कर रहे हैं? इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखते हैं क्या कह रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, मिडाल आर्ग्यूज दैट 150 years of colonial rule devastated the Indian economy। बोले इंडियन इकोनॉमी अगर डिवास्ट हुई है वह कॉलोनियल रूल की वजह से हुई है, ना कि हिंदू कल्चर, ना कि बुद्धिस्ट कल्चर, ना कि प्रोटेस्टेंट एथिक के ना होने की वजह से। दिस प्रोवाइड्स अ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस। तो यहाँ पर कल्चरल कंटेक्स्ट नहीं है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, ना कि कल्चरल कंटेक्स्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्टेंट एथिक नहीं है इसलिए इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहा। नहीं, आपने लूटा है देश। कल्चरल कंटेक्स्ट की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात है। और कल्चरल में भी रिलीजियस कंटेक्स्ट यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो रिलीजन की कोई बातचीत नहीं है। मिडिल क्लास एंड नेशनल मोटिवेशन, द इंडियन मिडिल क्लास इमर्ज्ड एज अ की फोर्स इन ड्राइविंग इंडियाज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ग्रोथ किस कारण है? मिडिल क्लास की वजह से, ना कि प्रोटेस्टेंट एथिक की वजह से। मिर्दाल सजेस्ट दैट अ सेंस ऑफ नेशनल डिस्ग्रेस कैन मोटिवेट पीपल to excel in their professions, contributing significantly to national economic growth। तो ये नेशनल डिस्ग्रेस की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल जाता है। This points to a non-religious patriotic motivation for economic endeavor। तो आप देख रहे हैं नॉन रिलीजियस, कोई रिलीजन से इकोनॉमिक एंडीवर को नहीं जोड़ रहे हैं। कौन? गुनार मृदाल। वो पैट्रियोटिक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। मींस हम क्यों गुलाम थे, ये जब आप क्वेश्चन करने लगे, आपने उस पर सोचा और लोग मोटिवेट हो पाए अपने प्रोफेशंस में काम करने के लिए। बोले हम लोग शायद काम करना छोड़ दिए इसीलिए गुलाम हो गए थे। तो अब गुलाम नहीं बनना है, तो पैट्रियोटिक मोटिवेशन के साथ काम करेंगे और एक्सेल करेंगे। वीना दास एंड जेपीएस सोबराय, ये देखते हैं क्या कहते हैं। दे आर्ग्यू दैट वेबर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुइज्म वाज मायोपिक। ये कह रहे हैं वेबर हिंदुइज्म को सही से नहीं समझ पा रहे थे, मींस हाफ ट्रूथ ही देख पा रहे थे। बिकॉज द रिलीजन इनकम्पासेस कॉन्ट्राडिक्टरी फिलोसफीज। बोले अपने हिंदुइज्म में कंट्राडिक्टरी फिलोसफीज होती हैं, तो वेबर एक पार्ट तो देख पाए, उसका पार्ट 1 शायद देख लिए और पार्ट 2 नहीं देख पाए। तो जो बात है कि आप पार्शियल ट्रुथ देख पाए, ये कुछ कह रहे हैं वीना दास और जेपीएस ओबराय। अब देखते हैं क्या है पार्शियल ट्रुथ और क्या वेबर नहीं देख पाए। हिंदुइज्म में बात होती है एक्सेप्टेंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन, मींस वेल्थ क्रिएशन पर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मनी मल्टीप्लाई करिए, कोई बात नहीं। इन इंडिया मनी मेकिंग इज नॉट अबेंडन बट इज आल्सो रिस्पेक्टेड। ये कह रहे हैं इंडिया में ऐसा नहीं है कि मनी मेकिंग को अबेंडन किया गया, बजाय कि इसको रिस्पेक्ट किया जाता है। आप तो अबेंडन होने की बात कर रहे हैं, ये अबेंडन नहीं की जाती इंडिया में या हिंदुइज्म में, ये तो रिस्पेक्ट की जाती है मनी मेकिंग को, पर्टिकुलरली अमॉन्ग कम्युनिटीज लाइक वैश्य। अब समझिए जो वैश्य लोग हैं उसमें तो मनी मेकिंग को ही रिस्पेक्ट किया जाता है। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये हम लोग सुने हैं लाइन। तो अगर सबसे बड़ा रुपया कहा जाता है और बाप भैया से भी आगे, फैमिली से भी आगे, तो कहीं ना कहीं मनी मेकिंग को रिस्पेक्ट किया जाता है। ट्रेडिशनल मर्केंटाइल कास्ट, तो वैश्य जो कम्युनिटी है वो मर्केंटाइल कास्ट है और शायद इसको नहीं देख पाए कौन? वेबर वैश्य लोगों को देख ही नहीं पाए और उनके एथिक को तो समझ ही नहीं पाए। सिखिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिया की बात करें तो वहां पे जो सिख लोग हैं, डिस्पाइट सिखिज्म एम्फेसाइजिंग
community affinity and modesty, Sikhs are noted for their venture into industries and risk-taking capability. ऐसे ही सिख का है, इनके पास भी वो वैल्यूज हैं जिसमें इंडस्ट्री पर ये फोकस करते हैं और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, और वेबर इसको जान ही नहीं पाए। एंटरप्रेन्योर कम्युनिटीज लाइक मारवाड़ीज एंड सिंधीज, इंडिया में मारवाड़ी और सिंधीज देखिए व्यापार के लिए ही जाने जाते हैं, आर एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइज एज मनी मेकिंग कम्युनिटीज। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, आप बड़ी बड़ी मेंशंस देखे होंगे गुजरात और राजस्थान में, वहां पर मारवाड़ी लोगों की वो मेंशंस रहती हैं, कोठियां जिनको कहते हैं। अब उन कोठी में आप देखेंगे जहां दीपक जलता है, तो मारवाड़ी लोग उस दीपक का जो धुआं है, स्मोक है, उसको भी काजल बना के बेच सकते थे या बेचते थे। तो देख रहे हैं इन लोगों में शुरुआत से ही कैपिटलिस्टिक वैल्यूज हैं, और शायद इन वैल्यूज को समझ ही नहीं पाए कौन, वेबर। मींस स्मोक को भी वो वेस्ट नहीं जाने दे रहे, उसको भी काजल बना के बेचते थे। तो ये थे अपने मारवाड़ीज, या ये हैं अपने मारवाड़ीज। फर्दर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एंटरप्रेन्योर spirit exists within various Hindu and related traditions, challenging the idea that only certain religious ethics foster capitalism. तो आप जो कह रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट एथिक ही होंगे तभी कैपिटलिज्म होगा, ऐसा नहीं है भाई साहब। मारवाड़ी एथिक, सिंधी एथिक, या वैश्य एथिक, या सिखिज्म एथिक, ये सब आप भूल ही गए, इनको आप नोट ही नहीं कर रहे हैं। आप बस एक ही लाइन बोले पड़े हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, हिंदू पाथ टू कैपिटलिज्म। These examples suggest that there are some Hindus who are going for capitalism. जैसे सम में कौन है, मारवाड़ी, सिंधी, वैश्य, और अगर सिख को भी अगर कल्चरल हिंदू कम्युनिटी माने तो वो भी, who are going for capitalism, directly refuting a blanket assertion that Hinduism is inherently antithetical to capitalist डेवलपमेंट। तो जैसे वेबर साहब जो ब्लैंकेट असर्शन कर रहे हैं कि हिंदू मतलब एंटी कैपिटलिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं नील स्मेल्सर क्या कह रहे हैं। He advocates for studying capitalism from a multiple dimensional perspective, recognizing the complex interplay of various factors. तो अकेला प्रोटेस्टेंट एथिक या रिलीजियस एथिक की बात नहीं है, ये कह रहे हैं फैमिली, रिलीजन, लॉ, सब की बातें देखिए इन द डेवलपमेंट ऑफ capitalism. The development of capitalism involved contribution from various institutions in addition to the role of religion. Religion का रोल है, आप सही कह रहे हैं, religion का रोल है, प्रोटेस्टेंट एथिक या हिंदू एथिक, बहुत सारे religion के एथिक का रोल है, लेकिन फैमिली को मत भूलिए, लॉ को मत भूलिए। अब ये इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, कैसे, रोल ऑफ फैमिली। एज सीन इन जापान, फैमिली स्ट्रक्चर कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। हमने देखा वह फैमिलियल सेटिंग में ही इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं, डाइनिंग टेबल पर बिजनेस की बात करते हैं। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, जापान में। अब इंडिया में क्या है, मेरा इकलौता लड़का है, कोई काम नहीं करेगा ये, जबकि जापान में वही फैमिली सपोर्ट कर रही है। और अगर इंडिया की बात करें तो अगर इकलौता लड़का है उस फैमिली में, वो कहेगा ये तो लेट के खाएगा, इसे काम करने की क्या जरूरत, इसके बदले मैं काम करूंगा ना, मैं इसका पिता हूं। तो ये देख रहे हैं वही फैमिली इंडिया में शायद सपोर्ट नहीं करती है मनी मेकिंग को या मनी मल्टीप्लिकेशन को। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, ए स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो टाइम टेस्टेड स्टेटमेंट है। रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू अ स्किल्ड वर्कफोर्स एंड इनोवेशन, ये भी आपको जनरली पता रहता है, एजुकेशन और इनोवेशन और वर्कफोर्स इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट, जैसे हमने जर्मनी में देखा था, ओपन सोसाइटीज कैन बारो टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपकी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप उसको बारो कर लीजिए। आपके पास एथिक भी नहीं है, प्रोटेस्टेंट एथिक जैसे मान लिया इंडिया में नहीं थे, तो इंडिया बारो भी कर सकता था, आइडिया भी बारो कर सकते हैं हम, जैसे जर्मनी कर रहा था। रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज आर वाइटल। तो ये जो बात हमने की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्टेट सपोर्ट एक ही बात। आप देख रहे हैं, आप अकेले रोल ऑफ रिलीजन नहीं है, फैमिली है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, एजुकेशन है, क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट है या स्टेट है, इन सब की भी जरूरत होती है कैपिटलिज्म को ग्रो कराने में या डेवलप कराने में। पाफिनी इटालियन राइटर हैं, लिखते हैं कैपिटलिज्म स्टार्टेड विद फॉरेन ट्रेड व्हिच वाज इनिशिएटेड बाय स्पेनिश एंड इटालियन मर्चेंट। तो वही कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड से स्टार्ट हुआ है, फॉरेन ट्रेड के बाद कैपिटलिज्म आया, ना कि प्रोटेस्टेंट एथिक के बाद कैपिटलिज्म आया, और वो भी अगर आया है तो स्पेनिश और इटालियन मर्चेंट्स के द्वारा लाए। रॉबर्टसन क्या कह रहे हैं, इन मैनी यूरोपियन सोसाइटीज, एग्जांपल स्कॉटलैंड इन 1960, इट इज कैथोलिसिज्म व्हिच इनिशिएटेड रिफॉर्म्स रिजल्टिंग इन राइज ऑफ कैपिटलिज्म। ये कह रहे हैं कोई प्रोटेस्टेंटिज्म के कारण नहीं आया। स्कॉटलैंड की बात करें, वहां पर कैपिटलिज्म 1960s में आया और आफ्टर कैथोलिसिज्म। आरेस्टाने, ये हिस्टोरियन है और इकोनॉमिक हिस्ट्री एज द ड्राइवर ऑफ रेशनल बिहेवियर, मींस ये कैपिटलिज्म के पीछे इकोनॉमिक हिस्ट्री को एक कारण बता रहा है। एज एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक री एग्जामिन्स वेबर्स थ्योरी, तो ये इकोनॉमिस्ट हैं टानी साहब और इसको री एग्जामिन कर रहे हैं। He argues that it was not the Protestant ethic, तो कुछ प्रोटेस्टेंट की वैल्यूज नहीं थी, that directly led to the growth of capitalism. Instead, commercial revolution, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, enlightenment, inventions, discoveries and colonialism were the key contributors to the rise of capitalism. तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही कंट्रीब्यूटर है, और प्रोटेस्टेंट इसे तो आपका साइड में या कंप्लीमेंट्री हो सकता है। These economic developments in turn demanded from the people appropriate behavior such as strong work ethic, investment, accumulation of capital and a logical connection between means and goal. तो जो हम प्रोटेस्टेंट एथिक देख भी रहे हैं वो ये कह रहे हैं ये
ये सब जो फैक्टर है, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट, इन्वेंशन, डिस्कवरी, जिसके कारण कैपिटलिज्म डेवलप हुआ और कैपिटलिज्म ने कुछ वैल्यूज डिमांड की जो कही गई प्रोटेस्टेंट एथिक। तो ये कैसे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी एंड कॉलोनियलिज्म, ये सब हुआ। इसके बाद क्या आया, कैपिटलिज्म आया और फिर उसके बाद कुछ वैल्यूज आई जिनको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट वैल्यूज। प्रोटेस्टेंट एथिक बाद में है, सच एज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, इन्वेस्टमेंट, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन मीन्स एंड गोल्स। टाने पॉइंट्स आउट दैट इवन द लीडर्स ऑफ द कैल्विनिस्ट फेथ डिड नॉट एडवोकेट फॉर एन एब्सोल्यूट कमिटमेंट टू मनी। ये करें, आप जो प्रोटेस्टेंट एथिक की बात कर रहे हैं या कैल्विनिस्ट एथिक की बात कर रहे हैं, उसमें भी एब्सोल्यूट कमिटमेंट मनी के लिए नहीं है। दिस सजेस्ट दैट Bart Weber term Calvinist ethic was not explicitly spelled out by the founders of the religion as direct driver of limitless capital accumulation। ये कह रहे हैं, ये तो आपके रिलीजन में भी खुल के नहीं लिखा हुआ है या साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। His core conclusion is that the rise of capitalism was a product of economic history of Europe। तो ये जो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हमने देखा क्या, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट, इनोवेशन एंड डिस्कवरी, कॉलोनियलिज्म, जिसके कारण आया कैपिटलिज्म, जिसके कारण बनी प्रोटेस्टेंट एथिक। दिस हिस्ट्री डिमांडेड फ्रॉम द पीपल रेशनल बिहेवियर, और इसकी वजह से लोगों में रेशनल बिहेवियर जनरेट हुआ। देयरफॉर द रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ लेड टू रेशनल बिहेवियर। ये कह रहे हैं क्योंकि इनके कारण रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी हुई, जिसके कारण रेशनल बिहेवियर जनरेट हुआ। एंड इट वाज नॉट प्रोटेस्टेंट एथिक्स दैट गेव राइज टू कैपिटलिज्म। और ये ऐसा नहीं प्रोटेस्टेंट एथिक ने कैपिटलिज्म को राइज किया, जबकि है उल्टा। रादर इट वाज द अदर वे अराउंड। द इकोनॉमिक चेंजेस क्रिएटेड द नीड फॉर एंड फोस्टर्ड द रेशनल बिहेवियर ऑफन एसोसिएटेड विद द प्रोटेस्टेंट एथिक। ये बात टाने कंक्लूड्स दैट इट वाज ए क्लाइमेट ऑफ वैल्यूज that evolved in Europe, which formed the foundation for the Enlightenment, that ultimately gave rise to capitalism rather than a specific religion. This broadened the scope beyond a single religious doctrine to a wider cultural shift toward rational thought। मैंने ये आपको बात ऊपर बताई। In sum, while Weber's theory provided a crucial cultural dimension to understanding capitalism, subsequent scholars has enriched this perspective, highlighting the complex interplay of diverse religious, cultural, political and economic factor in historical development। तो ये आप किसमें लिख सकते हैं, कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं जब आपको लिमिटेशंस ऑफ वेबर को लिखना हो या लिमिटेशंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को लिखना हो। तो इस इमेज में आप देखेंगे कैसे ओवरऑल रेशनलिटी हो रही थी सोसाइटी में, जिसकी वजह से क्वेश्चनिंग कस्टम, ट्रेडिशन, साइंस एज आ रही थी, रिलीजियस डॉक्ट्रिन वर क्वेश्चन, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म हुआ, जिसमें एक रेशनल बिहेवियर की रिक्वायरमेंट पड़ी और उसको ही कहा गया ग्रोथ ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। मींस कैपिटलिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म कहीं ना कहीं साथ साथ चल रहे थे, तो कंप्लीमेंट्री थे, ना कि प्रोटेस्टेंटिज्म की वजह से कैपिटलिज्म आया, ऐसा नहीं है। बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म एज पर वेबर। वेबर वाज इक्वली कंसर्न टू रिजेक्ट वन साइडेड मटेरियलिज्म एज वेल एज आइडियलिज्म। तो एक्सट्रीम एंड पे वेबर नहीं जा रहे हैं, ना प्योरली मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं ना आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं। वेबर मेंटेन दैट बोथ मटेरियल फैक्टर एंड बिलीफ वर इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों की बात कर रहे हैं, जबकि मार्क्स क्या कह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक फैक्टर पर ही फोकस कर रहे हैं। टू वेबर बिफोर कैपिटलिज्म कुड फुली डेवलप इट वाज नेसेसरी टू हैव बोथ द एप्रोप्रिएट बिलीफ एंड द एप्रोप्रिएट मटेरियल सर्कमस्टांसेस। तो मैंने जैसे वो टेबल आपको बताई थी, उसमें आपको वैल्यूज भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी। उस टेबल को आपको दिखाता हूँ, देखिए सब्सटेंस भी चाहिए और वैल्यूज भी चाहिए। जब दोनों चीजें होंगी तभी लीगल रेशनल कैपिटलिज्म सोसाइटी में आ पाएगा। अब देखते हैं ओवरऑल एनालिसिस ऑफ वेबरियन अप्रोच, क्योंकि वेबर के हम सभी टॉपिक अब पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब देखते हैं वेबरियन अप्रोच को फिर से एनालिसिस करते हैं। वेबर मैनेज टू राइज अबव पॉजिटिविज्म। तो शायद डेटा की तो बात ये नहीं कर रहे हैं और शायद माइक्रो की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो पॉजिटिविज्म अकेला नहीं फोकस कर रहे हैं, ना ही अकेले नॉन पॉजिटिविज्म या माइक्रो थ्योरिस्ट जैसी बातें कर रहे हैं। एंड एडेड मेनी न्यू कंसेप्ट, और कुछ न्यू कंसेप्ट भी ऐड किए, जैसे आइडियल टाइप, पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, व्हिच वर लेटर क्लोजली फॉलोड बाय शिकागो स्कूल। इनकी ही बात को शिकागो स्कूल ने पिक किया और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी बन पाई। ही नेवर क्लेम्ड हिज थ्योरी टू बी यूनिवर्सलिस्टिक, रादर ही एस्टैब्लिश्ड मल्टी काउजल अप्रोच। ये हम जानते हैं। His theory of iron cage of rationality was used by Ritzer in his concept like McDonaldization of society and its negative। तो रिट्जर का कंसेप्ट जो है मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये कहीं ना कहीं इनका जो कंसेप्ट है आयरन केज ऑफ रेशनलिटी उससे ही डिराइव होता है, जिसमें हम जानते हैं कि कैसे सोसाइटी ब्यूरोक्रेटिक बनी जा रही है। इसमें भी यही बताया जाता है ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में। मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी में क्या क्या देखा जाता है, ब्यूरोक्रेटिक नेचर ऑफ सोसाइटी, इफिशियंसी, कैलकुलेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। तो ये सब यहाँ पर देखा जाता है। तो आप देख रही है ये जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं आयरन केज ऑफ रेशनलिटी से ही डिराइव होता है। अभी तक हमने वेबर को पूरा पढ़ लिया है, लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो टॉपिक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसको इन डिटेल और पढ़ा जाएगा। इसमें हम फिर से हिंदू रिलीजन को चर्चा करेंगे और फिर से हिंदुइज्म और कैपिटलिज्म में एक रिलेशन देखेंगे। इसको और थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ा जाएगा जब हम रिलीजन चैप्टर कर रहे होंगे, चैप्टर 8, तो हम इसको फिर से पढ़ेंगे।
तो ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, इसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन हाँ, आप आंसर अब आसानी से लिख सकते हैं। जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया है, बेसिक अब इससे ज्यादा नहीं लगना। जो मीड चैप्टर है वो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। ये मीड में मैं आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ा रहा था, तो मीड मैंने वहीं पर कवर कर दिए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे टालकट पार्सन्स के बारे में। टालकट पार्सन्स के बारे में बहुत अच्छे थिंकर हैं, इनको समझ पाना उतना ही कठिन है। तो इनकी जो थ्योरी है सोशल एक्शन थ्योरी, ये हम पढ़ेंगे। तो इनकी सोशल एक्शन थ्योरी पढ़ने से पहले हमें वेबर की सोशल एक्शन थ्योरी सही से आनी चाहिए। तो अगर आपने वेबर की सोशल एक्शन थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज वो लेक्चर रिवाइज करके आइएगा, तभी आप टालकट पार्सन्स को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। टालकट पार्सन्स को कोई टीचर जल्दी समझा नहीं पाते हैं। उनकी एजाइल पैराडाइम क्या है, वो उससे क्या कहना चाहते हैं, वो सिस्टम से क्या कहना चाहते हैं, सब सिस्टम से वो क्या कहना चाहते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, जो आप मुझसे पूछेंगे। आप मुझसे पूछेंगे सर ये एजाइल है क्या, इसमें ऐसा क्या, ये इमेज ऐसी बना देते हैं AGIL, उसमें भी फिर हम इसको AGIL करते रहते हैं। मींस एजाइल के अंदर एजाइल क्यों लगाते रहते हैं, इससे होता क्या। मींस आपने ये फिगर देखा होगा अपनी सोशियोलॉजी बुक में, एजाइल, फिर इसमें भी आपने लगा दी AGIL, फिर इसमें भी आपने लगा दी AGIL। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। एजाइल के अंदर एजाइल के अंदर एजाइल के अंदर एजाइल लगती रहती है, और सिस्टम कह दिया जाता है। बाउंड्री मेंटेनेंस क्या है, ये कुछ कीवर्ड हैं जो आपको बुक से समझ में नहीं आएंगे। मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा। तो बस आपको बस सुनना है और नोट्स को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आप सोशल एक्शन थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर पढ़ के आइएगा, जिससे आप टालकट पार्सन्स को समझ पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।